नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। न्यूज कौन कौन सी है? तो एक न्यूज जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 109 लोगों को एनआईए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और बहुत सारी अलग अलग राज्य की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इनके ऊपर इल्जाम है कि ये टेररिज्म फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, कम्युनली चीजों को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को गलत तरीके से फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या न्यूज है, इसको समझाऊंगा। उसके अलावा जयशंकर साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला कि यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट एक प्रोफाउंड कंसर्न है। फिर सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कोटा को लेकर क्या बहस चल रही है, इसकी बात करेंगे। लैंसेट पैनल की रिपोर्ट आई है जो डब्ल्यूएचओ को क्रिटिसाइज कर रही है। और चाइना, ब्राजील, इंडिया ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल फूड चेन को हिला रहे हैं। मतलब फूड बैरन रिपोर्ट के हिसाब से आज के समय में चाइना, ब्राजील और इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये दुनिया भर की फूड चेन्स को डोमिनेट कर रही हैं। एडिटोरियल में देखिए एक आर्टिकल तो ये है कि सेंसस समय पे कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो सेंसस कंडक्ट करना मतलब भेड़ बकरियां कंडक्ट करना नहीं है। सेंसस कंडक्ट करने के बहुत से इंपॉर्टेंट आप कह लो एस्पेक्ट्स होते हैं। इसलिए सरकार ही जो सेंसस को डिले कर रही है ये वो गलत कर रही है। ये पॉइंट यहां पे इस आर्टिकल में दिया गया, इसको देखेंगे। फिर इंटरनल डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या इलेक्शन होने चाहिए उनके लीडर्स को चुनने के लिए। आज की डेट में आप कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देख लो, कांग्रेस देख लो, बीजेपी देख लो, उसके अंदर कुछ लोग बहुत डोमिनेंट है और उनके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी चलती है। जैसे कांग्रेस को ऊपर परिवारवाद का इल्जाम लगाया जाता है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और जो सिलेक्ट मेंबर्स है प्रियंका गांधी ये पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। उसी तरीके से बीजेपी के अंदर कुछ लोग डोमिनेंट मांगे जाते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए इंटरनल इलेक्शन के लिए? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी ताकतवर है भी, इसको देखेंगे। फिर नेशनल स्पोर्ट्स कोड को फॉलो करने को लेके अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो रेगुलेटर हैं स्पोर्ट्स के, उनके ऊपर इल्जाम लगता आ रहा है। क्या इल्जाम लगता आ रहा है, इसकी बात करेंगे। अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, इसकी बात करेंगे। एक और आर्टिकल है आज की डेट में सुहासिनी हैदर जी का। सुहासिनी हैदर जी जर्नलिस्ट की प्रॉब्लम को बता रही हैं। अभी आपको पता है कि समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर एससीओ का समिट हुआ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक जर्नलिस्ट के लिए क्या बोला जाता है कि भाई ये लोग इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करने के लिए जाते हैं। तो सबको लगता है कि बहुत घूमते हैं, खूब इंजॉय करते होंगे, लेकिन ये बता रही है कि नहीं, ओवरऑल सिक्योरिटी चेक्स को पास करते करते समिट के अंदर पहुंचने के लिए इनको सुबह 5 बजे अपने होटल से निकलना होता है। दिन भर ये लोग लीडर्स के पीछे भागते रहते हैं और रात में जब तक ये वापस पहुंचते हैं 12 बजे से ज़्यादा हो चुका होता है। तो एक्चुअली में एक जर्नलिस्ट की जो जिंदगी है वो काफ़ी टफ होती है। अलग अलग जगहों पे जाके वो कोई ब्यूटी या किसी भी प्रकार का टूरिज्म नहीं कर पाते हैं, दिन भर मिनिस्टर्स के पीछे भागते रहते हैं। तो ये ओवरऑल एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ बता रही थी। हालांकि एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और आर्टिकल है आज में डेट में, शुड द इलेक्शन कमीशन इंसिस्ट ऑन इनर पार्टी इलेक्शन। ये दूसरे पेज पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। यहां पे जो इंटरनल डेमोक्रेसी का आर्टिकल है ना वो अलग है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी का आर्टिकल है ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। दूसरे पेज पे जो इंटरनल डेमोक्रेसी का आर्टिकल है वहां पे बात की जा रही है राहुल गांधी की। शुरुआत उस तरीके से की गई है। 1998 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के हेड रहे हैं आपकी सोनिया गांधी जी। बस एक 2 साल का टर्म रहा है राहुल गांधी का। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी हारने लगी और ओवरऑल अब कांग्रेस के इनर पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसको लेकर काफी पॉलिटिक्स है। अब यहां पे एसवाई कुरैशी साहब ये बता रहे हैं कि 1990s में एक समय आया था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लीड करते थे टीएन शेषन साहब, और उस समय पे टीएन शेषन साहब की लीडरशिप के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला। और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह बोला गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाने। चूंकि टीएन शेषन साहब की बहुत इज्जत थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उनसे थोड़ा डरती थी, इसलिए हर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इनर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना शुरू किया। उसके बाद से कुछ फॉर्म में, कुछ नहीं फॉर्म में, कुछ जगहों पे फॉर्मली, कुछ जगहों पे इनफॉर्मली इनर पार्टी इलेक्शन हुए, वो भी टीएन शेषन साहब के इनिशिएटिव के चलते। लेकिन आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करती पॉलिटिकल पार्टीज को कि इनर पार्टी इलेक्शन कराओ। समय समय पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते और अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के चलते जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डायरेक्शन इशू कर देता है कि ठीक है भाई आप इनर पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करवाइए। बट जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी उस ऑर्डर को माने। समझ गए? वैसे तो देखा जाए तो कोर्ट्स ने
सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यह बताया है कि आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन आता है, या फिर कह लीजिए सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये बोलता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ताकत देता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनको थोड़ा बहुत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट कर सकता है। तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फरेंस के बेसिस पे ये ताकत दी गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करना, उनके अंदर कोई धांधलीबाजी हो रही है, कोई लफड़ा हो रहा है, उसको रोकना, उनके इनर पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को मॉनिटर करना, ये सब डेफिनेटली कर सकती है यहां पे कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट एक्चुअली में कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है इनके पास। तो आज की डेट में बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पॉलिटिकल पार्टी अपने इनर पार्टी इलेक्शन करवाती है, नहीं करवाती है, उसको लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पास एक स्टेटमेंट इशू कर सकता है या चिट्ठी लिख सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी को, ज्यादा कुछ ग्राउंड पे कर नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ज्यादा कोई स्टैट्यूटरी पावर है नहीं। अब इस बात को लेके कि किस हद तक एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए, इसमें भी थोड़ा बवाल है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से निकाल दिए गए। तो इनर पार्टी इलेक्शन जब कभी कभी होते हैं ना, तो थोड़ा गंदी पॉलिटिक्स भी होने लगती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर उसी पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे मेंबर की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने लगता है, तो अंदर से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कमजोर नजर आती है लोगों के पास। आज की डेट में बीजेपी स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी है। जस्ट इमेजिन करिए कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे जो आला दर्जे के लीडर हैं वो आपस में लड़ने लग जाएंगे किसी पॉलिसी को लेके, तो यही पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी दुनिया को कमजोर नजर आएगी। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का अंदर से स्ट्रांग होना जरूरी है, और वो तब हो सकता है क्योंकि उसकी एक स्ट्रांग लीडरशिप हो, और बहुत सारे केसेस में ये लीडरशिप कुछ लोगों के पास होती है, कांग्रेस के केस में एक फैमिली के पास है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो 2 आर्टिकल्स मैंने ओरली आपको समझा दिए। अब शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। वर्ड ऑफ द डे। तो एब का मतलब क्या होता है? एब का मतलब होता है किसी चीज का थोड़ा कम होना। जैसे कि जब हाई टाइड आती है, तो हाई टाइड क्या होती है कि जो समुंदर का पानी है वो थोड़ा जमीन के अंदर घुस आता है, उसको आप बोलते हो हाई टाइड। अगर आप किसी शोर इलाके में रहते हो तो बहुत सी जगहों पे जियोग्राफी के हिसाब से, समय के हिसाब से, मून की मूवमेंट के हिसाब से जो पानी है वो चढ़ता है, और जब कहीं चढ़ता है तो एक खाली इलाके को भर देता है। तो समुंदर का पानी जब जमीन की तरफ आता है और जमीन थोड़ी ऊपर से उथली हुई है तो पानी का लेवल बढ़ता सा दिखता है, उसको आप बोलते हो हाई टाइड। जब यही हाई टाइड लो टाइड में कन्वर्ट होती है, वो पानी वापस लौट होता है, रहा होता है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम होता है, उस समय पे उसको एब बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो हाई टाइड है वो समुंदर की तरफ वापस जा रही है। उसी प्रकार से अगर मान लो आपके अंदर किसी चीज का इमोशन भरा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, आपने देखा कि यूपीएससी का आपने एग्जाम नहीं दिया, बट आपके अंदर एक सपना है कि यार अगले साल में दूंगा और एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, तो आपके अंदर एकदम इंथुसियाज्म भर गया, एकदम जोश से भरे हुए हो कि यार इस बार तो फोड़ दूंगा, पेपर दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा और कल को डेट में आईएएस बनूंगा, मेरे पास भी नीली बत्ती होगी, लाल बत्ती होगी, जो भी। अब क्या है, आप भरे हुए हो इंथुसियाज्म से। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, आपने बहुत पढ़ाई की, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 10 दिन बीता, खूब पढ़ाई की। 10 दिन बाद आपका ढीला होने लगा हिसाब, आपका इंथुसियाज्म फेड करने लगा, आपका जोश उतरने लगा। इसको आप क्या बोलते हो? एब। ग्रेजुअली डिक्रीज होना किसी के इमोशन का, किसी क्वालिटी का। समझ गए होगे, आई होप मैंने बहुत ढंग से समझा दिया। अगला जीएस पेपर 3, मतलब पहली न्यूज देखते हैं। जीएस पेपर 3 लिंक विद टेररिज्म। भाई 109 लोगों को अरेस्ट किया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के किसके द्वारा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा और 11 राज्यों की पुलिस के द्वारा। केरला में अरेस्ट हुए हैं 22 लोग, कर्नाटका में 20 लोग, महाराष्ट्र में 20, तमिलनाडु में 10, आसाम में 10, उत्तर प्रदेश में 8। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि इस प्रकार की जो अरेस्ट हैं वो अनजस्ट हैं, एक विच हंट को दिखाती हैं। नेशनल और स्टेट लीडर्स को हैरेस किया जा रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज तरीके से एक मूवमेंट चलाया जा रहा है। 93 प्लेसेस को सर्च किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, आसाम, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, बिहार, मणिपुर। तो ओवरऑल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक फ्रंट यहां पे सरकार ने खोल दिया। सरकार का क्या कहना है? सरकार का यह कहना है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले हैं ये टेरर एक्ट को फंड करते हैं, हमारे देश की कम्युनल हार्मोनी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वेपन्स ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं ये लोग। बहुत सीरियस इल्जाम है ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या, ये भी मैं आपको समझाता हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह बोला है कि ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग हैं, इनके अकाउंट्स में 100 करोड़ रुपए यहां पे सबमिट किया गया है।
और ज्यादातर पैसा कैश के थ्रू सबमिट किया गया है। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही कि ये पैसा आ कहां से रहा है। आसाम पुलिस ने भी 10 लोगों को यहां पे अरेस्ट किया है और ये बोला है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ना, इसके लीडर सरकार की हर पॉलिसी को एक कम्युनल एजेंडा देते हैं। आज की डेट में आप लोग सुन भी रहे हो कि बीजेपी कोई पॉलिसी निकालती है तो हाँ, हिंदुत्व एजेंडा को फॉलो कर रही है। तो इस प्रकार से चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो, स्टेट की कोई एजुकेशन पॉलिसी हो, कैटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, आसाम का अग्निपथ स्कीम हो, इन सारी स्कीमों में एक कम्युनल एजेंडा दे दिया जाता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि इस समय की जो रूलिंग सरकारें हैं या अलग अलग राज्य की सरकार, इनको मलाइन किया जा सके और मुस्लिम्स को इंसाइट किया जा सके इस समय की रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो इस बेसिस पे ओवरऑल सरकार एनआईए, मतलब सरकार की एजेंसी एनआईए, ईडी, पीएफआई के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है। आप समझते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या। 2007 में इसको बनाया गया था 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन साउथ इंडिया में मिला के। एक था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ केरला, एक था कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, एक था मनीथा नीथी पसराई, ये तमिलनाडु में था। तो कर्नाटका के एक फोरम को, केरला के एक फोरम को, तमिलनाडु के एक फोरम को मिला के बना दिया गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नवंबर 2006 में एक मीटिंग हुई कोझिकोड केरला में, ठीक है ना। पीएफआई फॉर्मली बना, इसके फॉर्मेशन को अनाउंस कर दिया गया एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस में 16 फरवरी 2007 को। आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगाया गया था। इसके जो मेंबर्स थे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उसके बाद उभर के आया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मैं आपको बता दूं, अभी के लिए एक टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर्ड नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ग्रुप है जो ये कहता है कि हम माइनॉरिटीज, दलित्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने खुद कभी इलेक्शन नहीं लड़ा है। ये सोशल और इस्लामिक रिलीजियस वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मुस्लिम्स के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार से राइट विंग ग्रुप आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण वेदिके हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करता है, ठीक है ना। खास बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपने मेंबर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो, उसके मेंबर्स की एक लिस्ट होती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सारे मेंबर्स की कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं है। तो इसीलिए यहां पे ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। वैसे देखा जाए तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। 2009 में यह पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। इस पॉलिटिकल पार्टी का भी वही एजेंडा है जो पीएफआई का है, मुस्लिम, दलित्स और अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए काम करना। इसका मोटो क्या है एसडीपीआई का? एडवांसमेंट एंड यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ ऑल सिटीजनरी इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, दलित्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड आदिवासी। सिटीजन्स के पास शेयर, मतलब फेयर तरीके से पावर शेयरिंग हो, ये इनका काम है। तो एसडीपीआई की पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है ना, इसको ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट देते हैं वो कार्यकर्ता जो कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब ओवरऑल यहां पे बताया जा रहा है। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन सही है गलत है, वो तो आगे जब मैटर कोर्ट में पहुंचेगा, जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है वो लोग जब कोर्ट में पहुंचेंगे तब जाके मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रोफाउंड कंसर्न, जयशंकर टेल्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जीएस पेपर 2 की न्यूज है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। 22 सितंबर को जयशंकर साहब ने बोला कि भैया ये जो यूक्रेन वॉर है ये प्रोफाउंड कंसर्न है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। प्रोफाउंड कंसर्न क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक दिन पहले ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख सोल्जर्स को मोबिलाइज किया है और यह बोला है कि न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा रियल है। यह मत समझिए कि न्यूक्लियर थ्रेट एक होक्स है, इट इज एक्चुअली रियल। और ये जो जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दिस इज ऑल्सो एट रिस्क। तो इसी कंटेक्स्ट में ओवरऑल इंडिया ने बोला है कि वी आर कंसर्न। मोदी जी ने भी एससीओ के समय पे बोला था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियर इशू है ये हमें थोड़ी सी टेंशन दे रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है। हमें ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहिए जिससे वॉर आगे बढ़े। ऑलरेडी वॉर के चलते फूड और फ्यूल शॉर्टेजेस हैं, इससे ज्यादा अगर हम वॉर को आगे बढ़ाते हैं, टेंशंस को इंसाइट करते हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी। जयशंकर साहब ने यह भी बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट के समय पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस होते हैं, ये सही नहीं है। हमें प्रॉपर तरीके से चीजों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इस प्रकार के एग्रेवेशंस को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। बूचा की किलिंग्स के समय पे भी इंडिया ने कुछ इसी प्रकार का स्टैंड लिया था। इंडिया फिर से वही स्टैंड ले रहा है, वॉर को रोकने की बात कर रहा है। बट सिर्फ ये बोल देने से कि वॉर रुक जाएगा, रुकेगा नहीं। इंडिया ज्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं सकता है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी की बेसिस पे वॉर है। डिक्टेटर्स, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को मैं डिक्टेटर ही बोलूंगा। पुतिन तो पता है इस समय पे
अजीब तरीके से काम कर रहा है। मतलब पुतिन को शायद ऐसा होगा कि अब तो खैर वो ज़्यादा जिंदा रहेगा नहीं, इतनी बीमारियां हैं, ज़्यादा 2-3 साल जिंदा रहेगा, बहुत ज़्यादा खींचेगा तो खुद मरने वाला है, तो ठीक है वॉर करके पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए तो क्या जाता है, शायद कुछ इस प्रकार की सोच लेके चल रहा है। वॉर तो देखिए यहाँ पे रुकना चाहिए, अभी के लिए रुक नहीं रहा है, लेकिन ओवरऑल इस वॉर के एजेंडा को लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कुछ खामियों को पॉइंट आउट किया जयशंकर साहब ने। जयशंकर साहब ने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस प्रकार के इंटरनेशनल थ्रेट्स को प्रॉपर तरीके से काउंटर कर नहीं पा रहा है। जयशंकर साहब ने बोला कि इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएनएससी 1267 अलकायदा सैंक्शंस कमेटी की मीटिंग में बार बार कुछ ड्रेडेड टेररिस्ट को बचाने की कोशिश करती हैं कंट्रीज, और ऑब्वियसली बात है चाइना को रेफर किया जा रहा है। चाइना ने एक टेक्निकल होल्ड डाला था और पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को बचाया था 1267 सैंक्शंस कमेटी के अंदर। तो जयशंकर साहब ने इस मुद्दे को भी उठाया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिफंक्ट होता नजर आ रहा है, एक्चुअली में बहुत सारे टेररिस्ट को बचाता नजर आ रहा है। एक और प्रॉब्लम है, रशिया ने यूक्रेन के जिन इलाकों के ऊपर कब्जा किया है, ल्यूहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया प्रोविंसेस, इसमें बहुत सारे रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, रशियन रेबल्स रहते हैं। ऐसा बोला गया है कि 23 से 27 सितंबर को यहां पे एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया जाएगा और उस रेफरेंडम के रिजल्ट के आधार पर ये टेरिटरीज डिसाइड करेंगी कि उनको कहां रहना है, यूक्रेन के साथ रहना है, रशिया के साथ रहना है। अब सोचिए ये थोड़ा अजीब है दोस्तों, यूक्रेन के कुछ हिस्से के अंदर रशियन मिलिट्री डिप्लॉयड है और वो रशियन मिलिट्री यहां पे रेफरेंडम कंडक्ट करवा रही है। अब मान लो यहां पे रहने वाला कोई आदमी रेफरेंडम में यूक्रेन जाना चाहता है, तो क्या वो रेफरेंडम में यूक्रेन की फेवर में वोट दे सकता है? रशियन सोल्जर वहां पे बंदूक लेके खड़ा है, तुरंत मार देगा अगर तुम प्रो यूक्रेन बात करोगे तो इस प्रकार के रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे रेफरेंडम्स को भी यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एंटोनियो गुटेरेस साहब ने ओपनली बोला है कि यह गलत है, इस प्रकार से किसी दूसरे की टेरिटरी को अपने अंदर लेना, दिस इज रॉन्ग। बातें कहीं जा रही बट रशिया रुकने वाला कहां है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 और 1 जुडिशरी, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज। ईडब्ल्यूएस कोटा क्लेम्स टू बी फॉर पुअरेस्ट ऑफ पुअर बट डिनाइज मोस्ट डिप्राइव्ड। सुप्रीम कोर्ट यहां पे केंद्र की सरकार से कुछ सवाल पूछ रही। ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। आपको पता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा क्यों लाया गया? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को मदद करने के लिए। 100% सीटों में 15% शेड्यूल कास्ट के लिए आप कह लो रिजर्व है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो कितना हो गया? 22.5%, और लगभग 27% का ओबीसी का रिजर्वेशन। तो टोटल रिजर्वेशन हो गया 49.5% का। 50.5% जनरल की सीटें। अभी इस 50.5% में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा में दे दी, तो जनरल की कितनी बची? 40.5%। ठीक है। अब ओवरऑल जो पेटिशनर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने बोला कि साहब सबसे ज्यादा गरीब तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर है, तो इनके गरीबों को आप कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कोटा के अंदर? केंद्र की सरकार का क्या बोलना है कि भाई ऑलरेडी प्रिविलेज और कोटा मिला हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को इनके रेगुलर कोटा में, तो अलग से हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में इनको कोटा क्यों दें? यह बोल रहा है केंद्र की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव अटॉर्नी जनरल साहब। और वहीं पे जो पेटिशनर्स है वो बोल रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा गरीब तो एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर है। फिर यहां पे डाटा दिया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड। शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए 7.5% रिजर्वेशन है, और ऐसा बताया जाता है कि अगर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैटेगरी आप देश के अंदर देखो तो वो किस में आती है? शेड्यूल ट्राइब के अंदर आती है। तो अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे भी रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो? ये पेटिशनर्स का एक क्वेश्चन है और काफी वैलिड क्वेश्चन है। अब इन सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ सवाल पूछ रहा है यहां पे केंद्र की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से। केंद्र की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव यहां पे कौन है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब। तो अब देखिए चीफ जस्टिस ललित साहब ने यहां पे क्या बोला। नाउ सोशल बैकवर्डनेस कैन बी इजिली डिसर्न फ्रॉम लीनिएज, कास्ट, क्रीड, ऑक्यूपेशन एंड फ्रॉम वेयर पीपल कम फ्रॉम। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ परमानेंस इन सोशल बैकवर्डनेस। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक कंडीशन में बी टेम्पररी फिनोमिना। मतलब कि ललित साहब बोल रहे हैं कि अगर कोई सोशली बैकवर्ड है तो वो हमेशा सोशली बैकवर्ड रहेगा। अगर किसी को कास्ट के आधार पर परेशान किया जा रहा है तो उसको हमेशा परेशान किया जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस परमानेंट, मतलब टेम्परेरी हो सकती है। जैसे मान लो आज मेरे पास कम पैसे हैं, मैं महीने के 2,000 रुपए कमा पा रहा हूं, लेकिन कल की डेट में शायद 50-60 हजार कमा लूं। तो जब मैं 50-60 हजार कमाऊंगा मैं गरीब नहीं रहूंगा, लेकिन अगर आज मैं 4-5 हजार रुपए कमा रहा हूं तो मैं गरीब हूं। तो यहां पे पलट के सरकार के बिहाफ पे जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने क्या बोला तुषार मेहता साहब ने
कि सर ऐसा नहीं है कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के अंदर भी परमानेंसी है, वहां पे भी फ्लेक्सिबिलिटी है। मेहता साहब ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में एक कम्युनिटी सोशली बैकवर्ड हो सकती है, ये कम्युनिटी आज से 10 साल बाद सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सोशल बैकवर्डनेस परमानेंट है, ये सच नहीं है, और ये बात कुछ हद तक देखिए सही है। तो ये मान लेना कि कोई एक कम्युनिटी सोशली बैकवर्ड है और वो हमेशा सोशली बैकवर्ड रहेगी, ये मानना भी गलत है। तो इस हिसाब से तो हमारा देश कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये लॉजिक खेला जा रहा है इस समय पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जा रही, फिर ये मुद्दा भी उठा कि यार 50% रिजर्वेशन में आप 10% रिजर्वेशन दे रहे हो। मेहता साहब का क्या बोलना है? मेहता साहब का बोलना है कि सर ये जो बचा हुआ 50.5% है ना, इसमें जो हम 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, इन दोनों कैटेगरी को आप एक ही मानो। बस हम इस 50.5 रिजर्वेशन में से 10% गरीबों के लिए जगह बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको SC, ST और OBC वाला कोटा मत समझिए, आप इसको आप ये समझिए कि जो 50.5% जनरल की कैटेगरी में कंपीट करने वाले लोग हैं, इसमें से 10% हमने इनके गरीबों को दे दिया। लेकिन यहां पे सरकार के पॉइंट को दे बेसिस पे रिफ्यूट किया जा सकता है। एक तो इस 50.5% का एक्सेस SC, ST, OBC तीनों के पास है, अगर कोई ज्यादा नंबर स्कोर करता है तो, पहली बात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का यह भी बोलना है कि अगर आप 50.5% में से 10% हटा देते हो तो बाकी 40.5% के लिए तो आप कंपटीशन टफ कर रहे हो ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। प्लस एक और चीज, आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया कौन से बेसिस पे डिफाइन करोगे, कौन से बेसिस पे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैटेगरी को डिफाइन करोगे? तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है यहां पे इस रिजर्वेशन का बेनिफिट देने के लिए, इस बात को लेकर भी बहस चल रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लगातार यहां पे सुप्रीम कोर्ट सरकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ऑलरेडी 50.5% लोग जो मेरिट पे कंपीट कर रहे हैं, 10% इसमें से निकाल देते हो तो क्या बाकी 40.5% लोगों के लिए चीजें मुश्किल नहीं हो रही हैं? तो अब ये सवाल जवाब इस समय पे चल रहे हैं। अभी कोई देखिए पोटेंशियल मतलब डिसीजन नहीं आया। जो सवाल जवाब चल रहे हैं वो मैंने एक बार आपको बता दिया, केस ऑनगोइंग है। ऑब्वियस सी बात है, EWS कोटा के ऊपर पिछले 6-7 दिन से बहस चल रही है, तो हमें समय समय पे डिस्कस करते रहना चाहिए कि क्या बहस हुई, क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर बातचीत हुई। फिर नेक्स्ट, लैंसेट पैनल क्रिटिसाइजेस WHO फॉर एक्टिंग टू स्लोली ड्यूरिंग पैंडेमिक। GS पेपर 2 हेल्थ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट से चीज काम की है। देखिए, लैंसेट कमीशन ऑन लेसन्स फॉर द फ्यूचर फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक, ये रिपोर्ट एक जर्नल में पब्लिक हुई लैंसेट के सितंबर 14 को, और यहां पे फ्यूचर प्लान्स के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए गए और WHO को क्रिटिसाइज किया गया ये बोल के कि आप बहुत ज्यादा कॉशियस और बहुत ज्यादा धीमे हो। लैंसेट कोविड-19 कमीशन जुलाई 2020 में बना था। इसकी 4 थीम्स है। पहली थीम, डेवलपिंग रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू बेस्ट सप्रेस द एपिडेमिक। दूसरा, एड्रेसिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अराइजिंग फ्रॉम द पैंडेमिक। तीसरा, एड्रेसिंग द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम द पैंडेमिक। चौथा, रिबिल्डिंग एन इंक्लूसिव, फेयर एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये 4 आप कह लो थीम्स हैं लैंसेट कोविड-19 कमीशन के। 28 कमिश्नर्स यहां पे अपॉइंट किए गए। इन सारे कमिश्नर्स ने बोला, ये एक्चुअली में ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, पब्लिक पॉलिसी में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में, एपिडेमियोलॉजी में, वैक्सीनोलॉजी में, मतलब परफेक्ट और एक्सपर्ट लोगों को यहां पे क्रिटिसाइज किया, अपॉइंट किया गया। अब ये रिपोर्ट ब्लंटली क्रिटिसाइज कर रही है WHO को और दुनिया भर की सरकारों को भी क्रिटिसाइज कर रही है। एज ऑफ 31 मई 2022 ऐसा बोला गया है कि 69 लाख लोग मरे, रिपोर्टेड ऑफिशियल डाटा, बट एक्चुअली में ऐसा बोला गया कि 1,72,00,000 लोग मरे। ठीक है, WHO को क्रिटिसाइज किस बात पे किया गया कि ह्यूमन ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द वायरस को WHO ने लेट पॉइंट आउट किया। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, इसको नोटिफाई करने के लिए WHO ने बहुत ज्यादा समय लिया। इंटरनेशनल ट्रेवल प्रोटोकॉल्स को दुनिया भर की सरकारों ने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया। बहुत सारी सरकार इंटरनेशनल ट्रेवल तब भी चला रही थी, उन्होंने लेट बंद किया, तब तक कोविड-19 बहुत ज्यादा फैल चुका था। लोगों के बीच में फेस मास्क के यूज को एंडोर्स करना, इसको लेके भी कुछ सरकारें थोड़ी ढीली रही हैं। और ये वायरस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन करता है, ये बात का आप कह लो लोगों को अवेयरनेस देने में भी सरकार को समय लगा। कुछ कंट्रीज हैं जिनको सार्स का प्रायर मतलब एक्सपीरियंस था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का प्रायर आप कह लो एक्सपीरियंस था, वो सरकारों ने अपना रिस्पांस थोड़ा बहुत ठीक रखा है, बट ज्यादातर सरकारों की चीजें गड़बड़ी रही हैं। इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन रहा है सरकारों के बीच में, ट्रेवल प्रोटोकॉल्स को लेके, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज को लेके, पब्लिक हेल्थ को लेके, सोशल मेजर्स को लेके, समझ गए भाई। प्लस ओवरऑल लोगों के रोल को भी दिखाया गया। बहुत सारे लोग यहां पे वैक्सीनेट नहीं होना चाहते थे, ठीक है ना, लो लिटरेसी के चलते, ठीक है ना। ओवरऑल वैक्सीन आप कह लो
रेजिस्टेंस भी था। आपने देखा है कि अब नोवाक जोकोविच जैसे प्लेयर्स भी उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने नहीं दिया गया उनको। तो पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से लोगों को आप कह लो अवेयर करवाना, इस चीज में भी सरकारों की तरफ से थोड़ा धीमा रिएक्शन रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर सरकारों को और WHO को लैंसेट पैनल क्रिटिसाइज कर रहा है। प्लस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो इमरजेंसी ग्लोबल फाइनेंसिंग गई तो है, बट ज्यादा जानी चाहिए थी। हाई इनकम कंट्रीज को, लो इनकम कंट्रीज को ज्यादा पैसा देना चाहिए था ओवरऑल कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए। बट पैसा देना तो दूर, ये तो दवाइयां तक अपनी नहीं दे रहे थे। तो ये लैंसेट रिपोर्ट कमियां पॉइंट आउट कर रहा है। फिर भैया एक फूड बैरन रिपोर्ट यहां पे निकाली गई है। फूड बैरन रिपोर्ट ये बोल रही है कि भाई आगे आने वाले समय में और सिंस पैंडेमिक चाइना, ब्राजील, इंडिया दुनिया भर में ग्लोबल इंडस्ट्रियल फूड चेन को डोमिनेट करते नजर आएंगे। बात की जा रही है 2020 की। 2020 में अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैल गया था चाइना के अंदर, जिसके चलते बहुत सारे पिग्स इन्फेक्ट हो गए थे। और पिग बड़ी क्वांटिटी में खाया जाता है चाइना के अंदर। तो हजारों लाखों तादाद में पिगों को यूके, फ्रांस और नीदरलैंड से चार्टर्ड फ्लाइट पे चढ़ाया गया और उनको चाइना लेके आया गया चाइनीज मार्केट में बेचने के लिए। यह बताया जा रहा है कि भाई इस समय पे चाइना फूड के फील्ड में, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल फूड चेन के फील्ड में बहुत आगे है। सिंजेंटा नाम का एक ग्रुप है चाइना का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल एग्री बिजनेस कंपनी में आता है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल फूड चेन को चाइना डोमिनेट कर रहा है। उसके साथ साथ ब्राजील, इंडिया भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का टाइटल है फूड बैलेंस 2022, प्रॉफिटेरिंग डिजिटाइजेशन एंड शिफ्टिंग पावर। ये बताता है कि जो फूड चेन की, इंडस्ट्रियल फूड चेन का जो सेंटर है, जो पावर कमांड सेंटर है, वो ईस्ट में शिफ्ट कर रहा है। और प्राइमरली दो कंट्रीज यहां पे सामने है, चाइना और इंडिया। जैसे कि सिंजेंटा ग्रुप की बात करो तो दुनिया की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल इनपुट फर्म है, सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर में काम करती है। इसके बाद चाइना का जो कॉफको ग्रुप है, वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल कमोडिटी ट्रेडर है। दुनिया का सबसे पहला है यूएस का कारगिल, ठीक है ना, CRGIL, कारगिल, हमारे कारगिल की बात नहीं हो रही है। तो पहले नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में रहने वाले कॉरपोरेशन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर को डोमिनेट करते थे। अब इंडिया, चाइना, ब्राजील के कॉरपोरेशन इसी पर्टिकुलर आप कह लो सेक्टर को डोमिनेट कर रहे हैं। टॉप कॉर्पोरेट प्लेयर्स जो ग्लोबल साउथ के हैं, खासकर चाइना, ब्राजील और इंडिया के अंदर, वो इंडस्ट्रियल फूड चेन को रीऑर्डर कर रहे हैं। नॉर्दर्न काउंटर पार्ट्स, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप की कंपनी जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल फूड चेन में काम करती थी, उसी प्रकार से काम करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं और ओवरऑल अपने आप को अलग अलग फील्ड में आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ट्रैक्टर्स की बात करो, ट्रैक्टर को खेती वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो पहले यूएस की एक कंपनी थी, डीरेन कंपनी, वो ऐसे ट्रैक्टर बनाती थी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएस के बेसिस पे फील्ड्स में काम करती थी। अब इस प्रकार के ट्रैक्टर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम की कंपनी बना रही, जो कि एक इंडियन कंपनी है। इंडिया ने यूएस, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर I2U2 ग्रुप बनाया है। तो टेक्नोलॉजी और बिग डाटा का एक्सेस है इंडिया के पास। इस एक्सेस से इंडिया अपने फूड सेक्टर और एग्री बिजनेस की जो कंपनीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। समझ गए। फिर बेयर्स फील्ड व्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, इट एक्सट्रैक्ट्स 87.5 बिलियन डाटा पॉइंट्स फ्रॉम 180 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड in 23 countries and funnel it into cloud and AI servers of Microsoft Amazon to create business strategies। मतलब दुनिया भर के जहां पे भी जो भी फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स, इन एग्रीकल्चर फील्ड्स के डाटा को उठाया जाता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जाता है और उससे एफिशिएंट इनपुट्स निकाले जाते हैं जिनको ग्राउंड लेवल पे एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये जो फूड बैरन रिपोर्ट है, ये एक्चुअली में ये बताने की कोशिश कर रही है कि चाइना, इंडिया और ब्राजील के जो फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं वो दुनिया को डोमिनेट करने वाले। इसका एक डाउन साइड भी है, एक बुराई भी है। ज्यादा से ज्यादा एग्री बिजनेस में कॉर्पोरेट वेल्थ बढ़ रही है। प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लेयर्स एग्रीकल्चरल बिजनेस में बहुत ऊपर उठ रहे हैं। तो इसका एक नुकसान है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन आगे आने वाले समय में बढ़ेगा, महंगाई आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर प्लेयर किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डोमिनेट करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर धर्म में काम नहीं करते, धर्म बांट नहीं करते, फ्री में चीजें नहीं बांटते, वो पैसों के लिए काम करते हैं। $10 ट्रिलियन की कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल फूड चेन है और दुनिया भर में इसको बड़े बड़े फूड कॉर्पोरेट्स
प्राइवेट एंटिटीज ओन कर रही हैं, और प्राइवेट एंटिटीज कोई भी बिजनेस डिस्कशन सिर्फ इसलिए लेती हैं कि वो ज्यादा पैसा कमा सकें। तो ये एक्सेसिव प्राइवेट कॉमर्शियलाइजेशन जो है ना, वो इंडस्ट्रियल फूड चेन के लिए गड़बड़ा सकता है, आगे आने वाले समय में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा सकता है। ये भी इसका एक डाउन साइड। अब ये डाउन साइड कितना पोटेंशियली ग्राउंड लेवल पे हमको इंप्लीमेंट करे, हमको अफेक्ट करेगा, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। आ जाते हैं एडिटोरियल पे। सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग शीप। देखिए यहां पे अगर अब बात की जाए तो दुनिया भर में जहां जहां पे भी सेंसस होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेंसस माना जाता था यूएस का सेंसस 1850-1860 का। इस पर्टिकुलर सेंसस के फिगर के आधार पर एंटी स्लेवरी कैंपेनर्स ने यूएस के अंदर स्लेवरी को बैन करवाया था। सेंसस के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो यूएस में 1850 और 1860 के सेंसस ने बताया कि नंबर ऑफ जो स्लेव्स है, नंबर ऑफ जो गुलाम है, वो यूएस के अंदर बढ़ रहे हैं। तो जो प्रो स्लेवरी कैंपेनर्स थे, उनका जो पॉइंट था वो थोड़ा कमजोर पड़ा था। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो सेंसस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप सोशल एडवांसमेंट कर सकते हो। इंडिया के अंदर पहला सेंसस हुआ 1872 में। 1881 से लेकर 2011 तक ऑन ट्रॉट ऑन टाइम इंडिया के अंदर सेंसस हुए, चाहे डिजीज फैली हो, चाहे पार्टीशन हुआ हो, चाहे कितना भी टर्मोइल फैला हो। कोविड-19 के चलते सेंसस इस समय पे एक्सटेंड हो गया, पोस्टपोन हो गया, और अभी भी हमारे पास कोई क्लियर डेट नहीं है जिसमें हम ये क्लियरली कह सके कि यहां सेंसस अब तक कंप्लीट हो जाएगा। 2021 के सेंसस की रिपोर्ट्स 2022 तक आ जाने चाहिए, और अभी तो सेंसस की एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से शुरू भी नहीं हुई है। अगर अभी ढंग से शुरू करी तो कहीं 2024 तक हमको सेंसस मिलेगा, वो भी हमें पता नहीं चल रहा है। और ये सब एक कोविड-19 नाम के बहाने की वजह से किया जा रहा है। ऑथर यहां पे बोल रहा है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना से पहले पॉलिटिकल पार्टीज बड़ जबरदस्त मोड में कैंपेनिंग कर रही थी। तो जब पॉलिटिक्स के लिए आप ओवरऑल कैंपेनिंग कर सकते हो, भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, तो सेंसस आप किस बेसिस पर अवॉइड कर रहे हो? तो क्या सेंसस अवॉइड करके आप अपने किसी फेलियर को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? ये एक्चुअली में इनडायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं ऑथर यहां पे बीजेपी के ऊपर। इंडिया में कौन कितने लोग किस एज के हैं, किस जेंडर के हैं, किस इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, किस धर्म के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब हमें सेंसस से पता चलता है, और इस डाटा के आधार पर हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, डेफिशिएंसीज को हटाते हैं। लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे। इंडिया के अंदर बिग डाटा टर्म बहुत नॉर्मल है। आज की डेट में ओवरऑल डाटा बड़े स्केल पे यहां पे इकट्ठा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए सरकार की थोड़ी बुराई भी की जा रही है, तो जो बीजेपी की सपोर्टर्स उनको अच्छा लगेगा नहीं, बट ठीक है, यहां पे जो चीजें लिखी समझानी तो आपको है। अभी रिसेंटली देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022 आए हैं, जिसके चलते कुछ क्रिमिनल्स के डाटा को आप ऑनलाइन डाटाबेसेस में मेंटेन कर सकते हो। और वहीं पे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को इतने डिस्कशन के बाद भी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ नहीं आ रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डाटा लेने के लिए यहां पे बहुत सारे मैकेनिज्म अवेलेबल है। तो इसी को कोट करते हुए ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि सरकार को इमीडिएट बेसिस पे सेंसस कंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि सेंसस एक बड़ी डाटा एक्सरसाइज है। इस डाटा के बेसिस पे हम कुछ बहुत प्रॉपर और इंप्रूव्ड तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि 1961 और 1971 के सेंसस से यह पता चला कि कैसे लोग बच्चों को जिंदा रख रहे हैं, लड़कों को जिंदा रख रहे हैं, लड़कियों को मार रहे हैं। जैसे छोटी छोटी बच्चियां पैदा करती थी, उनको गूढ़ हत्या कर दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें सेंसस से पता चला। तो उसके बाद ओवरऑल जो अबॉर्शन कराया जाता था लड़कियों का इलीगल तरीके से, उसके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन हुआ, उसको रोकने की यहां पे कोशिश की गई। फिर इंडिया के अंदर ये बता रहे हैं ऑथर कि एक मिसकंसेप्शन था कि मुस्लिम्स ज्यादा बच्चे पैदा करके अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सेंसस के डाटा ने यह बताया कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो मुस्लिम्स में भी तेजी से गिर रहा है। तो ये जो सेंसस होता है ये बहुत सारे कंजर्वेटिव दकियानूसी ख्यालातों को दूर करता है, इसलिए सेंसस को सही समय पर कंडक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोविड-19 का खतरा अब उतना नहीं है, तो अब तो कम से कम सेंसस पे तेजी से काम शुरू किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से सेंसस पे काम अभी के लिए चल रहा है, सेंसस काफी लंबे समय तक टल सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है। फिर सेंसस के साथ साथ दोस्तों एक कास्ट सेंसस की भी बात हो रही है कि हमें सिर्फ ये नहीं पता करना है कि किस एज के, किस धर्म के और कहां पे कितने लोग रहने हैं, हमें यह भी पता करना है कि जो लोग रह रहे हैं वो कौन सी कास्ट के हैं। तो ये सब चीजें हैं। ओवरऑल बीजेपी के हिंदुत्व से भी इस आर्टिकल को जोड़ दिया गया। ओवरऑल सेंसस कंडक्ट ना करवा के बीजेपी ओवरऑल दुनिया को ये, मतलब इंडिया के सामने ये नहीं आना देना चाहती कि ओवरऑल जो आबादी है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से सोशल एडवांसमेंट हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है। तो सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि सरकार इंटेंशनली सेंसस को होने नहीं दे रही है, जबकि सेंसस होने से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं, सेंसस होना चाहिए, लेकिन हिंदुत्व के चलते सरकार होने नहीं दे रही। तो अब इस प्रकार की कुछ बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं।
फिर कुछ एग्जांपल्स लिए गए, कुछ ऐसी कंट्रीज है दुनिया की जहां पे पिछले कई सालों सेंसस नहीं, जैसे अफगानिस्तान से 1979 से कोई सेंसस नहीं हुआ, लेबनान में 1932 से नहीं हुआ, सोमालिया में 1985 से नहीं हुआ, वेस्टर्न सहारा में 1970 से नहीं हुआ, उज्बेकिस्तान में 1989 से नहीं हुआ, पाकिस्तान में पिछला सेंसस 2017 में हुआ था, उससे पहले 1998 में हुआ था। और इन कंट्रीज की सोशल हालत आपको पता है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो समय समय पे सेंसस कंडक्ट करके ये बताती है कि हाँ भाई हम अपने लोगों का ध्यान रख रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ओवरऑल उनके राइट्स और उनकी प्रॉब्लम्स डेफिशिएंसीज को समझने के लिए हम समय समय पे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। सेंसस को डिले करके हम एक्चुअली में उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। प्लस सरकार को इस बात पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि लोगों के इलेक्टोरल रोल को आधार के साथ जोड़ा जा रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स लाए जा रहे हैं, तो डाटा तेजी से सरकार इकट्ठा कर रही है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेके नहीं आ रही, और जो सबसे मेन डाटा है सेंसस का उसको आगे लेके नहीं आ रही है, तो ये गलत है। ये बेसिकली यहां पे बोला गया है। फिर इंटरनल डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, देखिए क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, युवजना श्रमिका यूथ कांग्रेस पार्टी को एक चिट्ठी लिखी, एक वार्निंग इशू की। यह बोला कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हो। एक्चुअली में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, वो चीफ मिनिस्टर भी आंध्र प्रदेश के। इस पॉलिटिकल पार्टी ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया जुलाई 2022 में। जैसे जी जिनपिंग ने अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया ना, उसी प्रकार से ये आपके जगन मोहन रेड्डी साहब ने भी अपने आप को अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बता दिया है फॉर लाइफ। अब इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्रिटिसाइज किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ कैसे हो सकता है? अरे भाई आपकी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, समय समय पे वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना जरूरी है, आपके ऑफिस बेयरर्स समय समय पे इलेक्शन के थ्रू आए, लोगों को पता रहे कि ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है। एक ही आदमी अगर ऊपर सर चढ़ के बैठ जाएगा तो नीचे जो सच में मेहनत से काम कर रहा है लोगों के लिए, उसको तो ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम करती हैं। ये तो पहली बार हुआ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बोल रहा है कि मैं भाई लीडर फॉर लाइफ हूं। बाद में जब बात पहुंची जगन मोहन रेड्डी के पास, तो जगन मोहन रेड्डी ने बोला मैं इंटरनल इंक्वायरी करवाऊंगा। लेकिन इंटरनल इंक्वायरी क्या ही होगी, ऑब्वियस सी बात, अगर उनके फेवर में बात जा रही। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को एक पार्टी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हम नहीं करते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक फैमिली या किसी एक इंडिविजुअल का पर्सनल फ्रीडम हो जाएगा, और ये पर्सनल फ्रीडम डेमोक्रेसी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पे गाइडलाइंस इशू करता है सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की ताकतों के हिसाब से, कि भाई जिस पार्टीज को उन्होंने रजिस्टर किया है वो समय समय पे अपने इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई ऐसी ताकत नहीं जिसके बेसिस पे वो इंश्योर कर सके ये इलेक्शन सही सही समय पे हो। तो अगर हम ऐसी कोई स्टैट्यूटरी ताकत दे दें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ग्राउंड लेवल पे कुछ अच्छा कर पाए। सबसे बेटर तो ये रहेगा कि लोग प्रेशर डालें पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि तुम अपने इंटरनल इलेक्शन कराओ, तुम्हारा हमारा रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर समय पे सेलेक्ट होना चाहिए। अगर लोगों का प्रेशर आएगा तो पॉलिटिकल पार्टी जल्दी काम करेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतनी ताकत आना थोड़ा मुश्किल है। फिर भाई ये रिसेंटली फिर से हमारे स्पोर्ट्स रेगुलेशन को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके प्रॉब्लम चल रही है। अनिल खन्ना साहब ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने धमकी दी इंडिया को कि एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं चल पाएगा, परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करो। एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते रहोगे दिसंबर तक, परमानेंट प्रेसिडेंट तुमने अगर नहीं अपॉइंट किया तो तुमको बैन कर देंगे। और अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बैन किया तो इंडिया का कोई भी एथलीट ओलंपिक्स में और बहुत से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और वही बात हो पाएगी जैसे अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने बैन कर दिया था। तो जो केरला की आरसी गोकुलम वाली जो टीम थी, जो उज्बेकिस्तान में थी प्लेयर गेम खेलने के लिए, वो गेम नहीं खेल पाई थी। उसी प्रकार से अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बैन किया तो इंडिया वाले प्लेयर्स भी नहीं खेल पाएंगे। तो सबसे खास बात यह है कि यार हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं स्पोर्ट्स की, इनके लीडर्स ये स्पोर्ट्स बॉडी को अपना पर्सनल फ्रीडम कैसे समझते हैं? अरे 2011 में केंद्र की सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड बनाया है। उस डेवलपमेंट कोड के हिसाब से सारी स्पोर्ट्स बॉडीज को काम करना है। तुम अपना पर्सनल फ्रीडम समझ लो। कोई पॉलिटिशियन किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बॉडी का हेड बन जाता है और सोचता है कि अब ये स्पोर्ट्स बॉडी मेरे ही हिसाब से चलेगी, तो ये तो स्पोर्ट्स के आप कह लो हितों के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना आप। ये नहीं होना चाहिए। ये बातें यहां पे बताई जा रही हैं। तो बस इतना ही था आज के डेट में दोस्तों। 2 एडिटोरियल्स के जस्ट मैंने आपको शुरुआत में बताए थे। आई होप आपको लेक्चर सुनने में मजा आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। ये जो आखिरी वाला जो आर्टिकल, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इंडियन प्लेयर्स प्रॉमिस दिखा रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में, थॉमस कप में, अभी चेस ओलंपियाड हुआ तमिलनाडु में, हमारे प्लेयर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो हमें इन प्लेयर्स को पीछे से हेल्प करनी है, सपोर्ट देना है। हमारे यहां पे जो लीडर है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बॉडी का, वो अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ, अपना पर्सनल फील्डम समझ रहा है इसको, इससे काम नहीं बन पाएगा। आपको ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम करना है, अपने स्पोर्ट्समैन को आगे आने का आपके लिए जज्बा देना है, ना कि अपनी कुर्सी बचानी। अपनी कुर्सी बचाओगे तो फिर वही बात है कि फिर कोई ओलंपिक का गेम होगा, वहां पे यूएस और चाइना जैसी कंट्री जबरदस्त तरीके से मेडल्स घूम रही होंगी और हम ठंडन गोपाल बने खड़े होंगे, फिर हम बोलेंगे कि हमारे एथलीट्स मेहनत नहीं करते। अरे उनको पीछे से आपको सपोर्ट देना है। तो यहां तो जो लीडर्स आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए। तो ये ओवरऑल व्यू पॉइंट दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ वीडियो को शेयर करें एल्गोरिथम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।